दर्शकों नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, अब यह कार्यक्रम बृहद रूप ले लिया है और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो विशेषज्ञों को भी बुला रखा है। आप हैं डॉक्टर पीयूष बाला और आप श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से आती हैं, और आप डॉक्टर नेहा सईद जो ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक चलाती हैं और बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत अध्ययन भी करती हैं। चलिए संप्रति में सबसे पहले डॉक्टर पीयूष बाला से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत। मैडम, यह कार्यक्रम जैसे मैंने बताया कि बहुत बृहद हो गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि इतना बृहद हो जाने के बाद ये कितना लाभकारी और कितना बच्चों के लिए हितकर है, कितना कैसे चल रहा है ये? देखिए, परीक्षा पे परिचर्चा जो प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है, अब जब एक हेड ऑफ द कंट्री जब बच्चों से डायरेक्ट बात करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों में एक इंथुजियाज्म पैदा होता है। वो मतलब जिज्ञासा होती है कि हम एक अपने मुखिया से मिल रहे हैं, और मुखिया से मिलना जो एक बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो और उनसे मिलकर अपना प्रॉब्लम रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया तो उनको फील होता होगा कि रियली वो सॉल्यूशन वर्कआउट करेगा, और उनका इंटरेक्शन है। और आप देख रहे होंगे कि लार्ज स्केल में बच्चे अब बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसमें, और इसलिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद जो मेरा प्रॉब्लम है वो कोई ना कोई बच्चा जो वहाँ मौजूद होगा, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो सवाल जो करेगा वो मेरा भी सवाल होगा, वो मेरा भी सॉल्यूशन होगा। और प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा क्वालिटी कह लीजिए, उनमें एक बहुत अच्छी मतलब एक क्वालिटी है उनमें, जो वो किसी से जो मिलते हैं बहुत सहज ढंग से मिलते हैं। वो ऐसा नहीं लगता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो लग रहा है कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारा वेल विशर है, जो हमारा फ्यूचर सोचते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो वो जब आप सोच लेते हो उनसे, उस तरह से जब बच्चे मिलते हैं तो बच्चे में एक एग्जामिनेशन को लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इट इज़ अ इजी गोइंग प्रोसेस, हम कर सकते हैं उसको। जिस तरह से पीएम सबको मोटिवेट करते हैं, आप देखिए जो सवाल होता है पीएम बहुत बार अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं कि मैं कितने छोटे लेवल से राइज किया हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो हर बच्चे को ये समझने को मिल जाता है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा, जो पीएम हमेशा मैसेज देते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ा बूस्टअप करता है बच्चों को, और उस चीज़ को वो बूस्टअप वो अपने एग्जामिनेशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सही बात है। क्या कह रही हैं मैडम, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब मुखिया अपने देश का खुद इंटरैक्ट कर रहा है बच्चों से और एक एक माइन्यूट चीज़ पे देख रहा है, कैसे बच्चे एग्ज़ाम को फेस करेंगे, कितना टेंशन नहीं लेंगे, ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है और वो मुखिया से मिल कर के ये सब उत्साह में कर रहे हैं। इसी बात पे डॉक्टर सईद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बच्चों को कितना मनोवैज्ञानिक तौर पर बदल रहा है, कितना परिवर्तन ला रहा है ये कार्यक्रम? जी देखिए, पहले भी एग्ज़ाम्स होते थे और अभी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ बच्चे अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, माँ बाप को ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। आजकल बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो गई है। इतने सारे लोग हैं जो उनको पुश करना चाह रहे हैं कि आगे जाके और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और कुछ अच्छा अचीव करो लाइफ में। और जो अचीव करने का और जो कंपटीशन की भावना है, उससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ये प्रोग्राम आया है कि कैसे बच्चों में स्ट्रेस को कम किया जाए, और उसको तरीके से बताने के लिए कि किस तरह से स्ट्रेस कम किया जाए, उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो किस तरह से हम लोग आगे फुलफ़िल कर पाएंगे, कैसे अचीव कर पाएंगे अपने सही रास्ते पे चलते हुए। इसी चीज़ को पाने के लिए हमारा जो मनोवैज्ञानिक दायरा है उसको हमने बढ़ाया है, और प्रधानमंत्री जी ने भी उस दायरे को बढ़ाया है और देखा है कि साइकोलॉजिकली कैसे उन बच्चों को तैयार किया जाए। एक बृहद कह सकती हैं सोच है। हाँ। जो बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है, ये अच्छी सोच है। मैडम, चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि पीएम जब बात करते हैं बच्चों से तो उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा ओपन फील्ड रखा है कि ये परीक्षा जो है वो बुकिश नॉलेज ही आपके लिए सब कुछ नहीं है।
खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब स्लोगन बच्चों को ये मतलब ये भी सिखा रहा है कि ठीक है हम इस एरिया में वीक है तो क्या हुआ, मेरे लिए दूसरा रास्ता खुला हुआ है। और एनईपी ने तो बहुत ब्रॉड ढंग से सब चीज़ों को खोल दिया है कि बच्चे समझ सके व्हाट इज माय कैलिबर, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है कि अब समझने को ये सारी चीज़ें मिलती है विद द हेल्प ऑफ पीएम, जो बहुत इजी गोइंग बनाते हैं चीज़ों को। छात्रों के लिए बहुत ही आसान हो गया है, बहुत चीज़ बच्चे सोच रहे हैं और स्लोगन्स के माध्यम से भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैडम एक बात है, अभी 12वीं की परीक्षा आ रही है, सर पर है, 10वीं भी है। बच्चे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में दबाव में यूजुअली आ जाते हैं, आजकल तो आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कैसे बच्चा इस दबाव को मेंटेन करते हुए, मतलब इसको दूर करते हुए अपने पढ़ाई को मेंटेन रखे। हाँ, पढ़ाई तो देखिए एजुकेशन इज़ अ वेपन, वो तो है ही। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों को कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए। डाउट इज वर्स देन फेलियर। अगर आप फेल होते हो उससे भी खराब चीज़ है आप खुद पे डाउट करो। अगर आप खुद पे जब डाउट करने लगते हो तो आपके जो सक्सेस रेट होनी चाहिए, जो सक्सेस जिस रफ्तार से आपको आगे बढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, इससे बच्चों का ये रोल नहीं होना चाहिए। टीचर, सोसाइटी, पेरेंट्स, एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड। एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलिए, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। और जब आप इस तरह के बच्चे जब एग्जामिनेशन फेस करने लगते हैं या एग्जामिनेशन के करीब आते हैं और दे आर गोइंग थ्रू इट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए। अगर आप एम्पैथी बच्चों के लिए डेवलप करेंगे तो बच्चे समझने लगते हैं कि सामने वाला जो भी है वो मुझे समझ रहा है, वॉट एवर द स्ट्रेंथ में भी। बच्चा ज़रूरी नहीं है बहुत स्ट्रांग ही हो हर चीज़ में, वो समझने लगता है क्या कि नहीं सामने वाला मेरी चीज़ों को वो समझ रहा है, वो कंसिडर कर रहा है। एंड कंसिडरेशन इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर स्टूडेंट्स, चाहे वो कंसिडरेशन टीचर के साइड से आए, चाहे वो कंसिडरेशन आपको पेरेंट्स के साइड से आए, एंड इवन द मेजर रोल जो है वो समाज को उसके साथ करना पड़ता है। बहुत आप देखिएगा पड़ोसी का बहुत नेगेटिव रोल होता है कभी काल, अरे तुम अभी यही कर रहे हो, उनका बच्चा तो 95% ले आया, तुम्हारा क्या है, अरे व्हाट, मतलब ये नहीं होना चाहिए। डोंट कंपेयर, और कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा खुद में कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसका, इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आप उसको पुश ऑन मत करो कि अरे उसने तो ये कर लिया, तुम तो यहीं पे लटके हुए हो, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हो सकता है मेरा मैथ्स बहुत वीक हो, मैम का बहुत स्ट्रांग हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है मैम का इंग्लिश कमज़ोर हो, मेरा स्ट्रेंथ हो, मेरा इंग्लिश स्ट्रेंथ है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो बना हुआ है ना, तो वो चीज़ उसको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है, रादर देन पुशिंग कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुम यहाँ नहीं सक रहे हो, मिस्टर झा का बेटा बहुत अच्छा कर लिया, मिस्टर सिंह का बेटा बहुत अच्छा कर लिया। दिस शुड नॉट हैपन। ये समाज के लिए भी मैं कहूँगी, समाज हैज़ टू बी वेरी मच शुड कम अप इन अ वेरी कंपैशनेट वे में आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला एम्पैथी और कंसिडरेशन सब लेवल पे होना चाहिए। सिर्फ बच्चों के लेवल पे आप सोचो कि नहीं इसको साइकोलॉजिकल एक काउंसलिंग दे देते हैं, ये दे देते हैं, नहीं, पेरेंट्स की भी उसके साथ साथ काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप पुश ऑन मत करो बच्चों को। सही बात है, ये पेरेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, ये बहुत ज़्यादा लगता है ऐसा। मैडम इसी सोच पे मैं चलता हूँ। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और लेकिन अब नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारे बदलाव आए हैं। खेल को भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है, कला संस्कृति को भी उतनी ही तवज्जो दी जा रही है। तो आप वो पेरेंट जो पढ़ो 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 चिल्लाते रहते थे, उनको भी बदलते देखा जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, पहले जो चलता था और अभी जो चल रहा है उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारी नीतियाँ चेंज हुई हैं। जो बच्चों का मनोविज्ञान है और माँ बाप का मनोविज्ञान है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया है पहले की बनस्बत, क्योंकि बच्चे आज भी कुछ अचीव करना चाहते हैं और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कुछ अचीव करे जी। ज़्यादातर आप देखोगे कि माँ बाप जो नहीं बन पाए हैं उसका भी बोझ बच्चों पर डाल देते हैं कि आप ये बनो, आप ये करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप करो। बच्चे अपने से चूज नहीं कर पाते अपने। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चों बहुत सारे घरों में है कि ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि वो सोच जो पहले था वो अभी भी है बहुत सारे घर में। तकरीबन 60 to 70% में ये सोच अभी भी है।
बहुत ही कम लोगों में चेंजेस आए हैं कि ऑप्शंस हैं। आप जा सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग में, आप जा सकते हो सूट डिज़ाइनिंग में, आप जा सकते हो फैशन इंडस्ट्री, आप टीवी इंडस्ट्री में जा सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप खेल में, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन वो ऑप्शंस कितना हद तक आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? आप चाहोगे कि बच्चा साइंस पढ़े, आप चाहोगे कि बच्चा बीएससी करे फिर कुछ चूज़ करे, तो तब तक तो वो उम्र चली जाती है चूज़ करने के बच्चों में। तो मनोविज्ञान वहाँ पर भी आता है कि बच्चे क्या हद तक सोच रहे हैं और क्या वो अचीव करना चाहते हैं, और माँ बाप उनकी कितनी सहायता कर रहे हैं इसमें, और उनको कितना समझ पा रहे हैं कि उनकी चॉइस क्या है। क्योंकि अगर चॉइस रहेगा तो स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर और अगर आप वही पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका ज़्यादा ये रहेगा कि मैं पढूं, इसको अच्छे से पढूं, मैं इसमें कुछ अचीव करूं, मैं एक प्रोफेसर बनूं इसमें जाके, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। वही अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और आपको पढ़ाया जा रहा है इंजीनियरिंग, तो आप उसमें मन ही नहीं करेगा आपका, उसी हिसाब से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो ये चीज़ चली आ रही है। कहते हैं जो पूत के पाँव होते हैं पालने में ही नज़र आते हैं। तो अभिभावकों को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जाना चाहता है, किस चीज़ में माहिर हो सकता है, या किस विषय में उसका बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन बड़ी अच्छी बात मैडम बाला ने भी अभी कहा कि पीएम जो है ऐसे करते हैं, ऐसे इंटरैक्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड एक बात मैं बाला मैडम से पूछना चाहूँगा। मैडम, जैसे पीएम से मिलना और अपनी बात रखना, आई थिंक मतलब हाइट जो होता है वो होगा एक्साइटमेंट का, इंटरेक्शन का। तो कैसा महसूस करते होंगे आप? आपको क्या लगता है बच्चे कैसा महसूस करते होंगे? तो मैंने बोला ना कि वो यही तो है कि बच्चे को लग रहा है कि जब मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो ये एग्जामिनेशन मैं क्यों नहीं स्मूथली लिख सकता हूँ। इफ आई कैन गेट इनटू दैट इज आल्सो एन फेज ऑफ एग्जामिनेशन। आप एक हाई लेवल किसी के साथ बच्चे को बैठा दे रहे हो बात करने के लिए, वो भी उसके लिए एग्जामिनेशन है। और हमारा आप जैसे लोग भी अभी आज हमको इंटरव्यू में आप बैठा दोगे, कहते हैं ना विच नेशन डू स्टूडेंट्स फियर, इट इज एग्जामिनेशन। चाहे हम हो, आप हो, XYZ कोई भी हो। तो वही कह रहे हैं ना कि जब वो बच्चा जब तक उनसे इंटरेक्ट नहीं करता है, और इंटरेक्शन के बाद की जो फीलिंग है वो बहुत स्मूथ उसको लगेगा, लेकिन जाने तक उसको भी एक स्ट्रेस रहता है कि मैं पीएम से मिल रहा हूँ, मैं पीएम से मिल रहा हूँ। तो वो स्ट्रेस अगर वो कवर अप कर लेता है तो उसको लगता है कि आई कैन डू, जो नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिनेशन का वो मैं कर सकता हूँ, वो तो मेरे बस की बात है, वो मुझे फेस करना है। आई एम द राइटर, देयर इज नो वन टू क्वेश्चन मी एंड देयर इज नो वन टू पुट अ प्रेशर ऑन मी। जो प्रेशर था वो तो पीएम ने ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो टेलर्ड एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन हमेशा टेलर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी या नीड ऑफ द स्टूडेंट। इंडिविजुअल का ध्यान रखते हुए आप उसको दीजिए। आप उस पर आप थोपना चाहिए या जनरल एजुकेशन वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको ना इसलिए बोला गया है अब की एजुकेशन जो है वो टेलर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, उसको कीजिए। कहते हैं ना कि बच्चे के दिमाग में बहुत फ्यूल है, ऐसा नहीं है। गाड़ी जब बहुत फ्यूल रहती है तो बहुत अच्छी चलती है, जब फ्यूल खत्म होने लगती है तो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है कि अब आपका फ्यूल लो हो रहा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। बच्चे के दिमाग में उतना ही अच्छा फ्यूल भरा हुआ है। इट इज ओनली द सोसाइटी, टीचर एंड द सबऑर्डिनेट्स, हुएवर द मतलब जो भी बच्चे के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको इग्नाइट करने की जरूरत है। आप उसको इग्नाइट करिए, बच्चा कहीं ना कहीं वो एक्सेल कर जाएगा। और जब वही मतलब प्रेशर पड़ने लगता है, जैसे मैम ने बहुत अच्छा बोला, बच्चा यहाँ डॉक्टर बनना चाह रहा है, प्रेशर फोर्स करेंगे नहीं तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो, IIT जानी है, IIT जानी, तो वो बच्चा का उसी समय से एक मतलब डिमोटिवेट होने लगता है कि अरे ये तो मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया ही नहीं है, मुझे इसमें तो करना ही नहीं है। अगर वो भला मतलब बन भी गया इंजीनियर तो वो बहुत ज़्यादा आगे चल के नहीं एक्सेल करेगा। वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए ना कि आई वांट टू वर्क इन दिस, आई हैव टू डू इन दिस, तो वो नहीं हो पाता है। सही बात है। डॉक्टर सईद, आपसे चूँकि आप मनोचिकित्सक हैं जी, आपके और ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक भी चलाती हैं, तो आप कई सुंदर दिमाग वाले बच्चों से मिलती होंगी और उनका अध्ययन भी करती होंगी। बात मेरी यही है कि आप ऐसे कुछ टेक्निकल्स बात बताएं कि बच्चा कितना फोकस्ड रहे, कितना सजग रहे, कितना ऊर्जावान रहे, ताकि परीक्षा को बहुत बढ़िया से एनकाउंटर कर सके वो। जी बिल्कुल। जी देखिए, बच्चों में जो कैपेबिलिटीज़ रहती है ना वो सभी में रहती है, ऐसा नहीं किसी में नहीं रहती। जिसमें IQ कम हो किसी की बच्चे की तो उसमें कमी हो सकती है, बाकी नॉर्मल IQ जिनकी भी है सब में कैपेबिलिटीज सेम रहती है। तो उसमें कुछ जो टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। पहली चीज़ जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि नींद, वो पूरी होनी चाहिए।
क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होगी तो उनका कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं बनेगा जो बच्चों में बनना चाहिए, ध्यान नहीं रहेगा। जब ध्यान से आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको नींद आएगी और नींद की वजह से ध्यान कमी हो जाएगी। दूसरा है उनका पेट भरा होना चाहिए। खाली पेट बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं होता, भजन भी नहीं, तो उस तरह से खाली पेट पढ़ाई भी नहीं होती और ना ही एग्ज़ाम में खाली पेट जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले अच्छी नींद होनी चाहिए और पेट आपका भरा होना चाहिए। सुबह में खाना खा के आप जाएं एग्ज़ाम में जब जाएं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में कुछ टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें है कि आप 20 मिनट्स से 30 मिनट्स तक का एक ब्लॉक रखिए, उतना ही पढ़ाई करिए और उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, 5 मिनट्स ब्रेक। उससे क्या होगा, अटेंशन आपका वापस आएगा। हम लोग का अटेंशन कंसंट्रेशन 30 मिनट से ऊपर नहीं होता किसी का भी एज अ ह्यूमन इंसानों में। तो आप 20-30 मिनट्स का अटेंशन रखें तो उसमें आप पूरी तरह से जो पढ़ना चाहे उसमें पढ़ें और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लें और वापस आप 20 मिनट 30 मिनट्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो एक ब्लॉक रखें। उस तरह से ब्रेक लेके पढ़ाई करें, थोड़ा रिफ्रेश करके। हाँ, ब्रेक लेके। ब्रेक 5 मिनट का होना चाहिए, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं। जाएं, पानी पिए, 2 मिनट माँ से बात करें, वापस आके फिर पढ़ाई शुरू करें। ऐसा नहीं कि रील देखना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे मोबाइल उठा लेते हैं बीच में। तीसरी चीज़ मोबाइल पे आऊँगी कि जब भी आप अपना सेल फोन या मोबाइल रखें अपने पास तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखें। एग्ज़ाम के समय आधे घंटे के लिए रखें। आधे घंटे में आपको जो देखना है देखें, जो करना है करें। उसके बाद आप फ़ोन को बंद करके अपने किसी गार्जियन के पास में रख दें, क्योंकि अगर आपके रैक में भी रहेगा, टेबल के नीचे भी रहेगा ऑफ करके, आपको बहुत मन से इच्छा होगी कि मैं खोलूँ, मैं थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लूँ, कोई मैसेज तो नहीं आया। तो मोबाइल को उस तरह से आपको यूज़ करना है कि एक दिन में आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, या ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और सोशल मीडिया से दूर रहें। तीसरी एक टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज़ उसको हम कहते हैं SQR3। ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले हम लोग को स्टडी करना है पूरी चीज़ों को। ठीक है, अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, फिर उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है और फिर उसको रिविजिट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या, पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे, फिर हम लोग एक बार रीडिंग कर लिया मान लीजिए, उसके बाद हमने उसको एक बार जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें हमने क्वेश्चंस देख लिया कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं या क्या मैं इसमें पा सकती हूँ। इसमें अपने से क्वेश्चन करना है कि व्हाट आई नो अबाउट द सब्जेक्ट, मैं क्या जानती हूँ इसके बारे में और मैं इसमें क्या और पा सकती हूँ, क्या मुझे होप है कि मैं इसे सीख पाऊँ। उसके बाद आपको उसमें रीडिंग करना है और उस सवालों जो हमने सवाल जनरेट किया माइंड में उसका आंसर जनरेट करना है रीड करके, फिर रिफ्लेक्ट करना है, रिवाइज करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई। दूसरी और एक टेक्निक है माइंड टेक्निक, इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। इसमें क्या है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, एक चैप्टर आपने या एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसको आप बंद करें। बंद करने के दिमाग में आंख बंद करके सोचना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, व्हाट वर द पॉइंट्स। वो एक माइंड मैपिंग टेक्निक है। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में एक मेमोरी ट्रेस बनता है, वो ट्रेस और गाढ़ा हो जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। फॉरगेटिंग कम होगी, भूलना कम होगा। रिवीजन जब भी हम करेंगे, मान लीजिए 1 दिन में करते हैं या 5 दिन में करते हैं, तो रेगुलर रिवीजन जितने होंगे उतना आपका मेमोरी ट्रेस अगेन बढ़ेगा। एक और टेक्निक है जो हम बोलते हैं रात में सोने के समय, व्हेन वी गो टू स्लीप, तो हमने जो भी पढ़ा है आज उसको आंख बंद करके रिवाइज करना है। उससे मेमोरी ट्रेस बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ मेरे दिमाग में अभी भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, दैट वी कैन यूज़। और एक और सिंपल सी टेक्निक है, बोलते हैं मेडिटेशन, योगा, लिसनिंग टू म्यूजिक, जो कॉमन है, लेकिन उसको भी आपको टाइम करना पड़ेगा, शेड्यूल में डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारा माइंड रिफ्रेश रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग को एनर्जी रहेगी, माइंड में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, लेथार्जिक कम लगेंगे, हमको थकावट कम लगेगी। योगा से हमें अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ता है। 5 मिनट का योगा करना है ब्रेक्स में, बस इतना चीज़ करना है एंड यू आर रेडी टू गो। बहुत खूब, क्या जानकारी दे रही हैं आप, और इतने टेक्निक्स, इतनी तकनीकियाँ बताई हैं आप। अगर बच्चे इसको आत्मसात कर ले तो फिर मुझे लगता है कि उनकी परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छे अंक आएंगे और वो बच्चा खुद से खुद अच्छा एक निर्माण कर पाएगा। आपने मेडिटेशन का जिक्र किया था और तभी मैं रुख करता हूँ मैडम बाला का। मैडम, आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है और कितना आवश्यक है? ध्यान तो
पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो आप कुछ उस पर प्रकाश डालें। देखिए, मेडिटेशन एक जितना मैं मेडिटेशन को समझ पाई हूँ, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, आप अपने प्रेजेंट में कभी नहीं रहते हैं। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, या पास्ट को सोच रहे हैं या फ्यूचर की कुछ बातें को सोच रहे हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप रियलाइज़ करते हैं कि ओके, अगर पास्ट मेरा ये रहा है, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। हमको लग रहा है कि जब आप पास्ट को रिकॉल कर रहे हो, वो पास्ट और फ्यूचर को कभी भी आप डिसकनेक्ट नहीं कर सकते हो। सब जगह वो कनेक्टेड है ही है, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड, क्योंकि पास्ट इज द अल्टीमेट फ्यूचर। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मेडिटेशन, जैसे आपने बोला ना कि मेडिटेशन आप एक्सपेरिमेंट कर लेना यहाँ जाने के बाद कि आप मेडिटेट कीजिए ओनली फॉर 30 सेकेंड। आप कभी भी आप प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे, हमेशा आप पास्ट सोचोगे या फिर फ्यूचर के बारे में आप डिसाइड करोगे। तो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप बहुत कामली आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, एसोसिएटिंग विथ योर पास्ट कि मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, अभी कर रही हूँ उसको तो मेडिटेट ही नहीं कर पाऊंगी, कहाँ हूँ और इसको कैसे मुझे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है वेरी स्मूथली, स्ट्रांगली, विथ फुल डिफेंस। जैसे एग्जामिनेशन में मुझे एक तरह से स्टूडेंट को डिफेंड ही तो करना पड़ता है। आपके पास क्वेश्चन दे दिए गए हैं एंड यू जस्ट डिफेंड इट। आप क्या जान रहे हो, कैसे वो कर रहे हो, या क्वेश्चन में होता है इज इट राइट, क्वेश्चन कभी कल ऐसा होता है, तो दैट इज वे यू डिफेंड योर सेल्फ। तो वही चीज़ है, मेडिटेशन हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग योर फ्यूचर समवेयर। राइट। देखिए, मेडिटेशन मैं भी दीक्षित हूँ, मैंने भी दीक्षा ली है इसकी, पंडित महर्षि महेश योगी से। तो वहाँ भी मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया है कि आप शून्य काल में जाइए। आप हमेशा पास्ट की सोचते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, ये आपने बहुत सही कहा मैडम, बहुत सही पॉइंट्स थे ये। लेकिन आपको केंद्रित करना है अपने आप को शून्य, एक अंधेरा की ओर, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका माइंड बहुत स्ट्रेसलेस होता है, तनाव रहित हो जाता है, और फिर उसके बाद चीज़ें बहुत रिफ्रेश होती हैं, बहुत कुछ याद होता है। इसमें कुछ मैं ऐड करना जी चाहूँगी। जी जरूर। साइकोलॉजिकली भी वी यूज़ दिस टेक्निक, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये दो तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। एक रिलैक्सेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं, एक माइंडफुलनेस टेक्निक में यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस पे फोकस करते हैं, और जब हम लोग सांस पे फोकस करते हैं तो पास्ट प्रेजेंट को हटा के, पास्ट और फ्यूचर को हटा के ओनली प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, ताकि वो 5 या 10 मिनट का जो रिलैक्सेशन है उसमें इंसान सिर्फ वहाँ पर रहे, अपने सांस पे फोकस करे। तो कहीं ना कहीं तो फोकस करना है उसको, फोकस उसका पास्ट या प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे जाएगा आपको। इसलिए अपने सांस पे जब आप फोकस करते हैं ना, तो आप प्रेजेंट पे रह पाते हो। एंड नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस टेक्निक, ये ज़ेन टेक्निक है। तो इसमें क्या करते हैं कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस का मतलब ही वही है, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस पल में जीना, इस पल में रहना, ना आगे वाले पल के बारे में सोचना, ना पिछले पल के बारे में, बस इस पल में रहना। तो आप कभी भी नेचर में वॉक करोगे, आपके आसपास बहुत सुंदर नेचर है, बहुत पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं चहचहा रही हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो आप उस पर जब फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उस पे, ये नहीं कि घर जाके मुझे नाश्ता खाना है या मैं ये करके आया हूँ, सिर्फ उस जगह पे जब आप फोकस कर रहे हैं और आपकी 5 इंद्रियां जब उस चीज़ को ले रही हैं अपने अंदर, वो एक तरह का मेडिटेशन है। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दैट वी ऑल्सो डू। बच्चों में भी ये हम लोग करते हैं। क्या बात है, इतनी दार्शनिक हो रही थी मैडम, बहुत अच्छी बात है और बहुत खूब कहा आपने। लेकिन बात वही फिर से आती है, बोर्ड्स नज़दीक हैं, बोर्ड्स के एग्जाम, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है, कम समय में टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए। मैम फोकस करें उस पर। टाइम मैनेजमेंट, देखिए स्टडी एंड एग्जामिनेशन ये रेगुलर प्रोसेस है। ये बार बार कहते हैं ना लोग टाइम मैनेजमेंट, मैं इसको बहुत समझ नहीं पाती हूँ, टू बी वेरी ट्रू, कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। स्टडी जो है, बोर्ड जो परीक्षा हो रही है वो क्लास 10 में आपने एंटर किया तभी से तो आप पढ़ रहे होगे ना। इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। और जब रेगुलर कोई चीज़ें होती है उसमें बहुत मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो शुरू से मैनेज्ड होता है। लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूँ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि शुरू का बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। वही चीज़ पे अब मैं आ रही हूँ, वो बच्चों के लिए डिफिकल्टी हो जाती है जो बच्चे शुरू में बहुत केयरलेस होते हैं, सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं वो, तो उनको वो चीज़ है कि वो आप अपने स्ट्रेंथ को देखो। अगर मैथ्स ही है तो मैथ्स में वो पोर्शन को ज़्यादा फोकस करो जो आप शॉर्ट टर्म में आप कवर अप कर सकते हो। डिफिकल्ट लेवल पे जाओगे तो फिर आप नहीं कम्पीट कर पाओगे, उसी में आप तो आप अपने स्ट्रेंथ को देखो कि ये ठीक है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस में कौन सा चैप्टर मैं ये शॉर्ट टर्म में कवर अप कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट वे इज, जब आप इस तरह के सिचुएशन में हो तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स जो
रेगुलर स्मूथली टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ा है। बोलते हैं ना, पढ़ो और पढ़ाओ, ये बेस्ट तरीका है अपने आप को सीखने और एग्जामिनेशन फेस करने का। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी देते हैं वो देखिएगा, शाम को बैठ के बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो लोग कि मुझे ये नहीं पता है, तुम बता दो, तुम बता दो। तो वो सर्कल में आप जाइए। अगर आपके पास अब थोड़ा टाइम स्पैन है, आपने टाइम बर्बाद किया है, तो गेट इनटू दैट ग्रुप एंड ट्राई टू गेन फ्रॉम दैट ग्रुप, क्योंकि दोस्तों का बताया हुआ चीज़ और डिस्कशन बहुत आपको अपने अकेले में जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा हेल्प करेगा वो एग्जामिनेशन रूम में। देखिए, अभिभावक मैं भी हूँ, मेरी बिटिया भी अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रही होंगी। बीइंग पेरेंट, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो एक्चुअली बहुत सक्सेसफुली इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए कोई संदेश, उनके लिए कोई गाइडलाइन, डॉक्टर सईद? जी, पहला तो है अभिभावक खुद स्ट्रेस ना ले, क्योंकि अभिभावक खुद ही स्ट्रेस लेते हैं, खुद ही टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जब आप किसी के पास भी रहे ना जिसके जो टेंशन ले रहा है, तो आप खुद से टेंशन आपका बढ़ने लगता है। तो बच्चों के सामने अगर आप टेंशन अपना शो कर रहे हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम ऐसा करो, तुम खाना खाओ, तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, तुम सुबह जल्दी उठो, जल्दी पढ़ाई करो। जब स्ट्रेस आप शो कर रहे हैं बच्चे को, तो उसका स्ट्रेस खुद ही बढ़ा है कि ये मेरे ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब भी एंजाइटी आपको अपनी कम कर रही है, बच्चों को उनका समय देना है, उनसे पूछना है कि उनका क्या रूटीन है, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या क्या, कब उनको खाना मिलना चाहिए, कब पानी मिलना चाहिए, सब कुछ तरीके से पूछ के तब उनको आप डिसाइड करें उनका रूटीन, और उनके हिसाब से आप चलें इन द एग्जाम टाइम, एग्जाम टाइम के दौरान। उसके अलावा लिव देयर वे। हाँ, उसके अलावा आप बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि बच्चों को बोलें कि आपको समझाएं कि उन्होंने क्या पढ़ा इन लेमैन टर्म, मतलब कि एकदम ही जनरल, आपको कोई टेक्निक का यूज़ ना करें, कुछ भी नहीं, आपने क्या आज पढ़ाई किया मुझे समझा दो। जब वो समझाएंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, और वो उनका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगा उससे। जो उन्होंने समझाया आपको, वो उनके दिमाग में रह जाएगा, और एग्जाम में वो आराम से लिख पाएंगे। टेक्निक शायद ना लिख पाएं, लेकिन एग्जाम का पेपर पूरा अच्छे से लिख पाएंगे। डॉक्टर सईद, मुझे बीच में रुकना है। कहते हैं ना कि हम सब थक जाते हैं, लेकिन घड़ी थकती नहीं है। वक्त है बहुत ही कम, लेकिन हमें बहुत काम करना है अभी, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे जो सोचते हैं ना इंटेलिजेंट, वो नहीं होते हैं जो क्लास में टॉप करते हैं। इंटेलिजेंट वो होते हैं जो अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना लेते हैं, वो चीज़ है। अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हुई हैं आज संप्रति कार्यक्रम में, और ऐसे ही हम हर वक्त, हर सप्ताह आपसे मिलते रहेंगे, चर्चाएँ ऐसी होंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।